तो जो नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारा है वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, या फिर आपका डायरेक्ट पहले वही टॉपिक स्टार्ट करता हूं, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। देखो अभी आप देख रहे हो कि टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है मेटल्स एंड कंडक्टर्स का, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि प्रैक्टिकली बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए गए, प्रैक्टिकल्स किए गए, आपका एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो उसमें क्या देखा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपका एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ये चीज चेक किया गया है कि जो R होता है रेसिस्टेंस, वो होता है R इज इक्वल्स टू, ठीक है, R नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब, ठीक है। ये चलता रहता है, डॉट 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 ये जाता जाएगा, ठीक है। अब मैं ये जो चीज बता रहा हूं ये किसी किताब में मिलने वाला नहीं है, ये अभी का जो इक्वेशन बताया, ठीक है। बाकी सारे किताब में आपको सिर्फ 1 प्लस अल्फा टी तक मिलता है। अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, आर नॉट क्या है और टी क्या है, ये सारी चीजें देखनी है। तो जो आर नॉट है वो है रेसिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आर नॉट को बोलते हैं रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा बीटा गामा जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। दिस ऑल आर नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। अब और ये जो T आपको दिख रहा है, T इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। T आपका जो है ये है चेंज इन टेम्परेचर, इन टेम्परेचर। और R क्या है, R आपका जो जिस टेम्परेचर पे आपका रेसिस्टेंस है। बट देखिए ये आपका फाइनल इक्वेशन है एक नॉर्मल टेम्परेचर के लिए। बट जैसे ही हम लोग हाई टेम्परेचर पे जाते हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं रेसिस्टेंस का, तो क्या देखा जाता है कि जो बीटा गामा की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, लगभग 0 हो जाती है। तो बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा बचता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बीटा और गामा की वैल्यू बहुत कम होती है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बीटा एंड गामा वैनिश हो जाता है। वैनिश मतलब कि उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट हैज बीन सीन दैट at higher temperatures beta and gamma, it has been seen that at higher temperatures beta and gamma vanishes, ठीक है। that is becomes 0, ठीक है। मतलब बीटा और गामा की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपके पास फाइनल जो इक्वेशन बचता है वो क्या बचता है, देखो तो R इक्वल्स टू R नॉट
1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये इक्वेशन आपको हर जगह काम आने वाला है। ये वाला इक्वेशन किसी किताब में नहीं दिया होगा, पहले बता रहा हूँ। दिस वन, ये ऊपर वाला जो इक्वेशन बताया, ये किसी किताब में नहीं है, बट जेई एडवांस में एक बार पूछ चुका है ये इक्वेशन। ठीक है, आप लोग सिर्फ सोचते हो, मतलब जो बच्चे हैं वो सिर्फ ये याद करके जाते हैं, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, बट सिर्फ 1 प्लस अल्फा टी नहीं होता, 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब, ये कंटिन्यू जाता है। वो एडवांस में पूछा हुआ है, बट आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आर इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी। अब यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा को भी डिफिनेशन कभी कभी पूछता है, देखो अल्फा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। थोड़ा सा देखो, तो मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, इसको अरेंज करेंगे तो आप निकाल के देखो, जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर माइनस आर नॉट, आर माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू टी। सबको देखिए तो सॉल्व करके क्या यही आएगा अल्फा का वैल्यू, करके देखो। इस इक्वेशन से अगर नीचे पहुंचेंगे हम लोग तो अल्फा का वैल्यू यही मिलेगा या नहीं मिलेगा, करके देखो। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपको अल्फा का याद रखना है। और अल्फा है क्या यहाँ पे, दूसरा ये भी है डेल आर। डेल आर को हम लोग बोलते हैं, डेल आर आपका चेंज इन रेसिस्टेंस। डेल आर बराबर क्या, आर माइनस आर नॉट, आर माइनस आर नॉट यानी क्या, चेंज इन रेसिस्टेंस। ठीक है, चेंज इन रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखो चेंज इन रेसिस्टेंस है ये, और हम लोगों को क्या देखना है, अल्फा का डिफिनेशन। कभी कभी अल्फा का डिफिनेशन मिलेगा, देखो अल्फा का डिफिनेशन कैसे लिख रहा हूं मैं। अल्फा है क्या भाई, अल्फा यहाँ पे लिख लेना कि अल्फा जो है आपका वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ऐसे तो तीनों ही है, अल्फा बीटा गामा तीनों है, बट हम लोग को जो कंसीडर करना है वो सिर्फ आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अल्फा को लेके चल रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, आइए अल्फा को डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस यानी कि क्या, अल्फा। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि अल्फा इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज, देखो ऊपर क्या था, चेंज इन रेसिस्टेंस था ना, देखो डेल आर ऊपर आ रहा है, तो डिफाइंड एज चेंज इन रेसिस्टेंस। देखो नीचे आर नॉट, आर नॉट क्या था, ओरिजिनल रेसिस्टेंस था। ठीक है, तो चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस, ओरिजिनल रेसिस्टेंस। टेम्परेचर टी जो है वो टी क्या है, टी भी आपका चेंज इन टेम्परेचर है, तो पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन, फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 यूनिट लिख लो। ठीक है, डिग्री में ही डिग्री में भी रख सकते हो, 1 यूनिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। इसको भी समझा भी दूंगा, आप लोग सबको याद हो जाएगा, टेंशन मत ले लीजिएगा। ठीक है,
देखो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि अभी देखिए अगर कोई रेसिस्टेंस है, ठीक है, और उसका कुछ भी रेसिस्टेंस कोई वैल्यू दी हुई है, मुझे हम लोगों को नहीं पता कि कितनी वैल्यू आपकी दी हुई है, और 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 10 डिग्री, पहले ये चीज सोच के चलो कि 10 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस के लिए x है, तो आप बता सकते हो कि 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना होगा। 10 डिग्री सेल्सियस के लिए कोई क्वांटिटी है जो x यूनिट का है, तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना होगा। एग्जैक्टली x बाई 10, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि t डिग्री सेल्सियस के लिए, अगर मैं पूछूं कि t डिग्री सेल्सियस के लिए, तब बताओ t डिग्री सेल्सियस के लिए क्या होगा। x बाई टी, एग्जैक्टली क्या होगा, x बाई टी होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने t से डिवाइड कर रखा है ना ऑलरेडी, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, t से डिवाइड कर रखा है। देखो ये जो इक्वेशन हम लोगों के पास है दिस वन, तो ये t है, यानी कि आप 1 डिग्री सेल्सियस के लिए निकाल रहे हो, जितना टेम्परेचर से डिवाइड कर रहे हो। आप सोचो ना कि 10 डिग्री से अगर आप डिवाइड किए तो आप 1 डिग्री सेल्सियस के लिए निकाले कि नहीं निकाले, तो t से भी डिवाइड करोगे, t डिग्री सेल्सियस के लिए निकालोगे, तो t से आप डिवाइड करो, यानी कि आप 1 डिग्री सेल्सियस के लिए निकाल रहे हो। इसीलिए यहाँ पे है कि फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अब देखो याद कैसे करना है, पहले ही बता रहा हूँ। ऊपर देखो ये वाला डेल आर है, डेल आर क्या है, चेंज इन रेसिस्टेंस। नीचे आर नॉट है, आर नॉट क्या है, ओरिजिनल रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आर नॉट भी लिख लो, आर नॉट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल रेसिस्टेंस लिखो, ठीक है। तो ऊपर है चेंज इन रेसिस्टेंस, नीचे है ओरिजिनल रेसिस्टेंस, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज change in resistance per unit original resistance for 1 degree rise in temperature। तो क्या डेफिनेशन लिखना सबको समझ में आ गया, ये बताओ। डेल आर यानी चेंज इन रेसिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस इन पर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आर देख लिया, आर नॉट देख लिया, अल्फा देख लिया। अब बोलोगे सर कि इसमें से हम लोग कैसे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, अल्फा की वैल्यू। अब रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजों के लिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, यहां से देखो इस वाले से, ठीक है, अभी बताओ कि अगर मैं बोलूं कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, सपोज इफ अल्फा की वैल्यू इज पॉजिटिव, देन आर माइनस आर नॉट, आर और आर नॉट में कौन बड़ा होगा बताओ। अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो आर और आर नॉट में कौन बड़ा होगा। आप उल्टा हमेशा क्यों बोलते हैं बंटी, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो आर नॉट कैसे बड़ा हो जाएगा, आपका आंसर हमेशा उल्टा आता है। अगर अल्फा की वैल्यू अगर 7 माइनस 5 कर रहे हैं तो 2 आएगा ना जी, 2 पॉजिटिव है, 5 माइनस 7 करते तो -2 आता, तो ऑब्वियसली सेकंड, फर्स्ट वाला ना बड़ा है, सेकंड वाला छोटा है। आर माइनस, अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव दैट मीन्स कि आर इज ग्रेटर देन आर नॉट, राइट।
तो आर आपका आर नॉट से बड़ा है, आर नॉट ओरिजिनल रेसिस्टेंस था और आर नॉट से बड़ा है, तो आप लोग बता सकते हो कि रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा? अगर आर नॉट से बड़ा है तो इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा? इंक्रीज, एग्जैक्टली। तो अब जो चीज हम लोग देखते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, सारा चीज हम लोग अल्फा के टर्म्स में देखते हैं, ठीक है। जब भी हम लोगों को इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, मेटल, कंडक्टर सबकी बात करनी है तो हम लोग अल्फा के टर्म्स में देखेंगे, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और, अगर अल्फा नेगेटिव है, अगर अल्फा नेगेटिव है तो बताओ आर और आर नॉट में कौन बढ़ा ज्यादा हो? अल्फा इज नेगेटिव, तो आर और आर नॉट में कौन बड़ा है? चलो ठीक है, गुड, आर नॉट बड़ा है। तो अब आप लोग बताओ कि आर नॉट बड़ा है आर से, तो जो आर है वो घट गया होगा ना, तो आर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? ठीक है, तो यही चीज हम लोगों को एनालाइज करना है अल्फा के टर्म्स में, ठीक है। आ जाओ, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? एनालिसिस ऑफ रेसिस्टेंस बेस्ड ऑन अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस यानी कि अल्फा, ठीक है, बेस्ड ऑन अल्फा, ठीक है। देखो पहला पॉइंट लिखेंगे, ध्यान रखिएगा मैं सबकी वैल्यू यहाँ पे बता रहा हूँ। अल्फा, ठीक है, जो होता है फॉर मेटल्स, अल्फा फॉर मेटल्स एंड कंडक्टर्स, कंडक्टर्स इज पॉजिटिव। मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऑफ metals and conductors, metals and conductors increases on increasing temperature and vice versa, मतलब घटाने पे घटेगा, ठीक है। दिस वाज फॉर मेटल्स एंड कंडक्टर्स। सेकंड में आएंगे, ठीक है, सेकंड में देखेंगे अल्फा की जो वैल्यू होती है, अल्फा फॉर सम alloys, alpha for some alloys like constant alloy का मतलब समझते हैं ना, alloy पढ़े कि नहीं? मिश्र धातु, कांस्टेंटाइन, मैंगनीज positive and very small, तो ये जो मैं कांस्टेंटाइन मैंगनीज बता रहा हूं ये एलॉयज है, ठीक है। तो इसके लिए एलॉयज के लिए पॉजिटिव होता है और वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। सो देयर रेसिस्टेंस
changes negligibly, मतलब बहुत कम चेंज होता है, बढ़ाएंगे तो बहुत कम बढ़ेगा और घटाएंगे तो बहुत कम घटेगा, नाम मात्र का। ठीक है, किसके लिए? एलॉयस के लिए। ठीक है, थर्ड आ जाएगा अल्फा फॉर इंसुलेटर्स, अल्फा फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स क्या हो गया आपका? प्लास्टिक, वुड। ठीक है, इंसुलेटर्स इज नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव होता है, एंड वेरी हाई, मतलब वैल्यू बहुत हाई होती है उसकी। क्या लिखेंगे? सो रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो, वहां टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ता था, यहाँ उल्टा हो रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है? क्योंकि अल्फा की वैल्यू इसके लिए नेगेटिव होती है, अभी समझाया था वो नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड increases on decreasing temperature। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा और टेम्परेचर घटाने पे रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, और फाइनल जो चौथा पॉइंट है, सारा ही चीज को हम लोगों ने यहां तक कवर कर लिया। मेटल्स एंड कंडक्टर्स हो गया, इंसुलेटर हो गया, एलॉय हो गया, और फाइनल जो है वो है हमारा सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव, इसके लिए भी नेगेटिव होता है, बट इट्स वैल्यू इज स्मॉल, मतलब स्मॉल वैल्यूज होती है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस आपका वही होगा, सो रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर decreases by a small value। क्यों स्मॉल वैल्यू? क्योंकि अल्फा स्मॉल था, स्मॉल वैल्यू ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड increases by a small value on decreasing temperature। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको एकदम दिमाग में रखना है, और इससे बहुत बार जी और नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है इस टेबल से। ठीक है, इस एनालिसिस से हर बार सेमीकंडक्टर का, कभी सेमीकंडक्टर का पूछता है, सेमीकंडक्टर वाला तो स्टार मार्क ही कर लो, इसलिए क्योंकि मैक्स ऑफ द टाइम सेमीकंडक्टर वाला पूछा है कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा है, बाकी पूछने का कुछ भी पूछ सकता है, एलॉय का भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सेमीकंडक्टर का पूछा है। तो ध्यान रखना है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस घटता है, टेम्परेचर घटाने पे रेसिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, लेकिन बहुत स्मॉल वैल्यूज से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, नेगेटिव होती है बट बहुत कम होती है। चलो, क्या सबको अभी क्लियर हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसे मेटल्स और कंडक्टर्स का रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा?
इंसुलेटर का क्या होगा, सेमीकंडक्टर का क्या होगा, क्या सबको ये क्लियर है? चलिए ठीक है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक था ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था, क्योंकि ये आपका बहुत जगह पूछता है इस टेबल से, राइट? तो ध्यान दीजिएगा इसको, और सब कोई नोट्स जरूर बना लीजिएगा, इसको लिख के प्रैक्टिस करना है सबको, सबको इसको लिख के प्रैक्टिस करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर ओम्स लॉ के ग्राफ पे आएंगे, ठीक है? ओम्स लॉ का ग्राफ नहीं बताया है, और ओम्स लॉ का फेलियर नहीं बताया है कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ फेल करता है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके बाद ओम्स लॉ तक का हमारा चीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।